आज मैं आप सभी के साथ वीणा जी का केस करने जा रही हूँ। वीणा जी एक 35 वर्षीय महिला हैं। वो 3 भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं। उनका विवाह भी जिस परिवार में हुआ, वो उस परिवार में भी सबसे छोटी बहू के रूप में हैं। वीणा जी बताती हैं कि उनके और उनके भाई-बहनों के बीच में काफ़ी एज गैप है। लगभग उनका जो बड़ा भाई है, वो उनसे 12 साल बड़ा है। फिर छोटी बहन है, मतलब बीच की एक बहन है, जो उनसे 8 साल बड़ी है। तो एज गैप काफ़ी है। वो बताती हैं कि मेरी फैमिली मेरे पैदा होने से पहले काफ़ी वेल सेटल थी। एक अच्छे खाते-पीते रईस परिवार, एक अच्छा बिज़नेस, उनके पिता का एक अच्छा सफल बिज़नेस था। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ, तो वो बताती हैं कि उनके जन्म के बाद धीरे-धीरे करके 2-3 सालों के अंदर जो उनके पिता का बिज़नेस था, वो बहुत डाउन हो गया। और कुछ भाइयों के बीच में पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इस तरह के झगड़े हुए कि शायद उनके ताऊजी ने कुछ धोखा दिया। कुछ ऐसी बात बनी कि जो उनके जिस घर में वो रहते थे, वो भी उनके ताऊजी के नाम हो गया और वो घर भी उन्हें छोड़कर एक छोटे घर में शिफ्ट करना पड़ा। और भी बहुत कुछ था जो उनके पैदा होने के बाद घटित हुआ। तो जिस तरह की एक नज़रिया होता है समाज का, माता-पिता चाहे ऐसा ना भी सोचें बच्चे के बारे में, कभी नहीं सोचते माता-पिता, लेकिन आस-पास के लोगों का नज़रिया कुछ ऐसा होता है। जैसे वो बताती हैं कि उनकी नानी जी का नज़रिया कुछ ऐसा था, उनकी मासी जी का नज़रिया कुछ ऐसा था, उनकी ताई जी उनके बारे में ये सोचती थी कि वो मनहूस है। क्योंकि जब से उनका कदम पड़ा है घर में, तब से एक वेल सेटल फैमिली डाउन होने लगी। बेशक उनके माता-पिता का जो व्यवहार था, वो उनके प्रति ऐसा कोई बुरा नहीं था, वो तो उन्हें अपनी बेटी के समान ही प्रेम करेंगे, लेकिन वो भी रियलाइज़ तो करते थे इस चीज़ को कि कुछ तो है कि जो सब लोग यदि एक बात कह रहे हैं, तो हाँ, कुछ तो है कि हमारे जो जीवन में कुछ चीज़ें चली गई हैं, कुछ नुकसान बढ़ गए हैं, तब से जब से ये बच्ची हमारे जीवन में आई है। खैर, सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। उनके भैया ने बड़े होने के बाद काफ़ी अच्छे से वापस से बिज़नेस को सेटल भी कर लिया और एक बार फिर से वो परिवार स्टैंड होने लगा। इस बीच जब वीणा जी लगभग 25 साल की थीं, 24-25 साल की, उस वक़्त उनका विवाह हुआ। उनका विवाह जिस फ़ैमिली में हुआ, वो भी वहाँ पर भी 3 भाइयों का परिवार था और वो अपने घर की तीसरी बहू थी, सबसे छोटी। उनके विवाह के जल्दी बाद ही इस तरफ जो उनके मायके का जो परिवार था, वो तो क्योंकि उनके भाई अच्छा अर्न करने लगे थे, उन्होंने फैमिली बिज़नेस को सँभाल लिया था, तो स्थितियाँ स्थिर हो गई थी, अच्छी हो गई थी। लेकिन इधर जब इनकी शादी हुई, इनकी शादी भी जैसे-तैसे ही हुई। जब इनकी शादी हुई, तो शादी के बाद जब 3 भाइयों का जो बिज़नेस अभी तक एक साथ चल रहा था और अच्छा चल रहा था, फिर वो बिज़नेस डिवाइड किया गया। और इस चक्कर में जो इनके हस्बैंड थे, उनके हिस्से में प्रॉपर्टी का काफ़ी हिस्सा जो उन्हें नहीं मिला, कुछ रीज़न बने कि उन्हें पहले मिल चुका है, ऐसे कुछ कहकर कि उन्हें नहीं मिला। यानी कुल मिला के जिस फैमिली में ये सोचकर शादी की गई थी कि 3 भाइयों का बिज़नेस है और बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पर भी शादी के बहुत जल्दी बाद जो बिज़नेस था वो डिवाइड हो गया और उनके हस्बैंड के हिस्से बहुत कम आया क्योंकि वो पहले कुछ ले चुके थे घर से और कुछ नुकसान पहले वो उठा चुके थे। अब वीणा जी, अब उनके विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। वो बताती हैं कि ठीक है, मेरे आस-पास के लोग मुझे कुछ नहीं कहते हैं। मेरे हस्बैंड कभी इस विषय में चर्चा भी नहीं करते हैं। किसी मेरे माता-पिता ने भी ऐसा कोई बात मुझसे कभी नहीं कही, लेकिन फिर भी मैं अपने कानों में जैसे उड़ती-उड़ती सी आवाज़ें सुनती हूँ। कभी अपनी नानी के मुँह से, कभी अपनी मासी के मुँह से कि मेरे पैर ही भारी हैं। जब मैं मायके में थी तो मायके का काम डाउन होने लगा, जब मैं ससुराल में आई तो मेरे हस्बैंड का काम डाउन होने लगा, रीज़न चाहे जो भी बना हो। लेकिन हुआ तो ये सब तभी जब मेरी एंट्री हुई। तो ये सब मेरे ही आने से क्यों हुआ? पहले होता
या मेरे आने के कुछ साल बाद होता। तो ये सब मेरी ही साथ जाके चीज़ें कनेक्ट कैसे हुई, क्योंकि चाहे सब लोग तो फैमिली में ऐसे नहीं होते ना। कभी मदर इन लॉ ने कुछ बोला होगा, कभी इनकी नानी, मासी, ताई, चाची, किसी ने कुछ बोला होगा जो इनके दिल में छुपा हुआ था। अब हम सीधा वीणा जी के पीएलआर पर आते हैं। जो दृश्य उन्होंने देखा, मैं उसका जिक्र करने जा रही हूँ। एक छोटी सी 2 साल की बच्ची हाथ फैलाकर रोते हुए मुझसे गोद में उठाए जाने की गुहार लगा रही है। वो बच्ची बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है, इतनी मासूम कि उसके चेहरे को देख के किसी का भी दिल पसीज जाए। लेकिन मैंने उस बच्ची को गोद में नहीं उठाया। ये मेरी सौतेली बेटी है और इसे देखकर मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता है कि ये मुझसे मेरे पति के हिस्से का प्रेम, पैसा और वक्त छीन रही है। अगले दृश्य में वो कहते हैं, एक 6 वर्ष की प्यारी सी छोटी बच्ची उसे डांट पड़ रही है क्योंकि उसके हाथों से एक गिलास टूट गया है। मैं दूर खड़ी मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि वो ग्लास मैंने तोड़ा है। यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो रही थी कि वीणा जी ने पास्ट में एक इस तरह का बर्थ जिया है जिसमें उन्होंने अपनी सौतेली बेटी के साथ एक तरह से शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक आघात बहुत किया है। एक बच्ची जिसे छोटेपन से ही, जिसे अभी समझ नहीं है सही और गलत की, उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगले दृश्य में वो देखते हैं, मेरी सौतेली बेटी जो अब एक 15 वर्षीय बहुत प्यारी और सुंदर बच्ची के रूप में है, मानसिक रूप से थोड़ी सी कमजोर है। उसने घर से बाहर की दुनिया नहीं देखी। वो घर की दुनिया को ही पूरा संसार समझती है। अपनी सौतेली माँ और पिता की बातों को ही जीवन का सत्य समझती है क्योंकि अपने माता पिता के अलावा दुनिया के बाहरी लोगों के संपर्क में वो अधिक नहीं रही है। जो कुछ भी और भी बहुत कुछ वीणा जी ने बयां किया, तो जो कुछ भी उन्होंने बयां किया उससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि वीणा जी ने उस बच्ची का, जिनकी ये सौतेली माँ के रूप में उनके जिसके जीवन में उन्होंने एंट्री करी, उस बच्ची को एक तरह से मानसिक रूप से मैनिपुलेट किया और वो बच्ची बहुत आसानी से हो भी गई। एक छोटा बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी, जो किसी के संपर्क में नहीं है, जिसे सही और गलत की समझ नहीं है, जो दिल से भी थोड़ा मासूम है, दिमाग भी उसका विकसित नहीं हुआ, इस तरह के बच्चे को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है। आज के वक्त के आप 15-16 वर्ष के बच्चे को मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो चाहे घर में भी हो तो भी वो बहुत सारी दुनिया से कनेक्टेड है, चाहे वो घर से बाहर ना भी निकलते हो तो भी वो कनेक्टेड है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था। एक समय पर अगर आप बाहर नहीं जाते हो, किसी और व्यक्तियों के संपर्क में नहीं हो, अन्य लोगों के संपर्क में नहीं हो, तो आपका मन और दिमाग का विकास और आपका जो, क्योंकि उस समय में मन और दिमाग का विकास आप सामाजिक दुनिया से ही करते थे ना। लोगों को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता था? धर्म से। थोड़ी बहुत ज़्यादा शिक्षा होती नहीं थी, जितनी भी होती थी, या समाज में बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठकर जो बच्चे कहानियाँ सुनते थे, देखते थे, उनसे।
जब एक बच्चे को यही सब कुछ नहीं मिलता तो उसको मानसिक रूप से कैप्चर करना, मैनिपुलेट करना, उसकी भावनाओं के साथ खेलना बड़ा आसान होता है, जो कि इनके द्वारा किया गया। अगले दृश्य में उन्होंने यहाँ तक देखा कि उस बच्ची का जीवन पर्यंत विवाह नहीं हुआ। इन्होंने होने नहीं दिया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इस बच्ची का विवाह हो और जो इसका हक है पिता की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से, चाहे दहेज के रूप में चाहे कैसे भी, ये लेकर इस घर से जाए, जिसे आसानी से अपने कब्जे में लिया जा सकता है। जो आपकी बात को सत्य वचन मानकर उसे फॉलो करता है, इस तरह का एक वफादार नौकर बना के रख दिया गया उस लड़की को। और लगभग पूरा जीवन वो बच्ची इसी तरह से इनके साथ रही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो बच्ची इनके आज के जीवन में कहीं मौजूद नहीं है, किसी रूप में मौजूद नहीं है। ना सोल वर्ल्ड में उन्होंने उस बच्ची का कुछ भी देखा, ना इस धरती पर वो किसी भी रूप में इनके साथ है, बिल्कुल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब आप गलत कोई व्यक्ति आपके साथ करता है, आप एक सामाजिक स्तर पर, मतलब शारीरिक रूप से जो भी एक करना होता है अपना बचाव, वहाँ तक आप करते हैं। लेकिन दिल में अगर द्वेष नहीं क्रिएट करते तो कार्मिक अकाउंट एक तरफा बन जाता है, और वो एक तरफा कार्मिक अकाउंट कुदरत क्लियर करती है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते। कुछ इसी तरह से उस बच्ची के साथ हुआ। इसी वजह से ये जो कार्मिक अकाउंट बना वीणा जी का, ये उन्हीं के लिए था। उन्हीं को एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, जहाँ एक अनकहा क्या कहते हैं उसे, मनहूस की कैटेगरी में उन्हें रखा गया। उनसे उन्हें जीवन में धन था, सब कुछ था, लेकिन उनके हिस्से में तो नहीं आया। ना विवाह के बाद पति से, ना जी पिता से, किसी भी रूप में नहीं आया। पिता प्रेम करते थे, लेकिन उनके पास दहेज में देने के लिए कुछ था ही नहीं। बाद में अगर बिजनेस अच्छा चला भी तो इनके विवाह के बाद इनके भैया के द्वारा बिजनेस को अच्छे से रन किया गया, और आज जो इनका जो मायका पक्ष है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन वो इनके पिता के कारण नहीं है, वो इनके भाई के कारण है। इस वजह से वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। ये वो कार्मिक अकाउंट था जो कुदरत ने अपने हाथों में लिया और इसे ठीक करा। और अब इसमें वीणा जी के लिए क्या था? सबसे पहले तो वीणा जी ने उस बच्ची से, जो आज ना इनके जीवन में है, शायद सोल वर्ल्ड में भी उन्होंने उसको नहीं देखा, कुछ भी नहीं, पता नहीं, वो शायद इतनी मासूम बच्ची रही होगी कि उसने शायद रीबर्थ भी नहीं लिया है। एक बिल्कुल पवित्र आत्मा जिसने कोई द्वेष अपने मन में नहीं रखा है, उससे उन्होंने माफ़ी मांगी। वो कहती हैं कि उससे माफ़ी मांगने के बाद एक हल्केपन का एहसास हुआ, लगा कि शायद कुदरत सुन रही है, शायद वो बच्ची सुन रही है और उन्हें माफ़ी दे रही है। और इसके साथ साथ वीणा जी का जो लाइफ लेसन था, जो उनका सबक था, वो उनके सामने आया कि किसी को भी कमज़ोर समझकर, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे भावनात्मक, चाहे आर्थिक, जिस भी रूप से कमज़ोर समझकर उसके उस पॉइंट को मैनिपुलेट नहीं करना है, नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आप चोरी करते हैं और बच निकलते हैं, आपको सज़ा नहीं होती है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ठहर जाइए, कानून तो आपको सज़ा देगा ना, तो आपने 500 रुपये चढ़ाए हैं, 500 की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कुदरत सज़ा देने पर आएगी तो 500 के 5000 बना देगी, वो विद ब्याज ले लेगी। इसलिए बहुत खुश मत हो अगर आप बच निकले हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।